हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं समान ज्ञान के टोटल 38 प्रश्न। देखिए, सुबह हमने हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आपके जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के एग्जाम लगे हैं 19 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होने हैं। तो इसमें टोटल आपके समान ज्ञान के 38 क्वेश्चन तथा हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हिंदी का सुबह हमने वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के, उसमें आपको हिंदी के समान ज्ञान के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जो कि हाल ही में संपन्न हुए थे दोस्तों। तो चलिए, इसमें हम टोटल 38 क्वेश्चन देखेंगे और आपको करना क्या है दोस्तों कि इसका हमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो हमें लास्ट में जरूर बताना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन, गजनी के महमूद, या सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, या चंगेज खां? तो दोस्तों आपको पता होगा कौन थे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। देखिए, मोहम्मद गौरी ने 2 बार मतलब कि युद्ध किया। किससे किया? देखिए, सबसे पहले उन्होंने 1991 में किया। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लेते हैं, जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध जानते हैं। ठीक, प्रथम जैसे क्वेश्चन पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आपको बताना किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। जिसमें क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी था वो पराजित होगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ, 1192 ईस्वी में फिर से इसने युद्ध किया। फिर इसे तराइन का हम द्वितीय युद्ध कहते हैं दोस्तों। और उसी में क्या हुआ, इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके उत्तर भारत को जीत लिया था। ठीक, और मोहम्मद गौरी ने भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपने के बाद वो फिर वापस चला गया था दोस्तों। तो याद रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में आपका मोहम्मद गौरी जीता था। और मोहम्मद गौरी ने जो जीता हुआ साम्राज्य था वो किसे सौंप कर चला गया था, फिर से वापस चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये संसवानी जो वंश के शासक थे, ठीक, मोहम्मद गौरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संगम युग के उदययुग किस लिए विख्यात था? तो किसके लिए विख्यात था दोस्तों, आपको बता दें, कपास के महत्वपूर्ण व्यापार के लिए। ठीक, कपास के महत्वपूर्ण व्यापार के लिए। ठीक दोस्तों, देखिए उस समय कपास का सबसे मुख्य केंद्र कौन सा था? चीन था। चाइना में बहुत ज्यादा कपास का केंद्र होता था। ठीक, चलिए व्यापार केंद्र था चाइना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ दोस्तों? तो ये चीज आपको बताना है। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही पुनरीक्षीकरण कभी नहीं चाहते थे। या दूसरा, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। या तीसरा है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चौथा है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था मेरे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें क्या था, सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे दोस्तों। ठीक, क्या थे, सभी के सभी लोग क्या थे, अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, याद रखेंगे कि सी नंबर क्या है कि इसमें क्या है, साइमन कमीशन का में कोई मतलब भारतीय था ही नहीं, इसलिए इसका विरोध किया गया मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है, किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था दोस्तों? तो ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए, अगर सबसे पहले ये किसके साथ किया गया था दोस्तों? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, किसानों के साथ, या मुकदमों के साथ? तो दोस्तों इसका सही सा एग्जाम्पल क्या जाएगा, जमींदारों के लिए था स्थायी बंदोबस्त। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपको बताने जा रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो प्रक्रिया है, ये शुरुआत किसने की, शुरू किसने की, सबसे ज्यादा इसके जनक कौन है? स्थायी बंदोबस्त बहुत बार पूछा था दोस्तों, तो आपको बताना होगा कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक ही का नाम है दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में दोस्तों इन्होंने ये चीज प्रचलित की थी दोस्तों। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये शुरू किया गया। देखिए, इस बंदोबस्त में क्या होता था कि राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। ठीक, और इस बंदोबस्त के अंतर्गत लगभग भारत का 19% क्षेत्र आता था। ठीक, कितने परसेंट? 19% क्षेत्र। और कौन इसके जनक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों कि हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के। ठीक, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इसी के तहत क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक, उसी में क्या हुआ था कि कुछ ऐसा मतभेद हुआ था, जिससे क्या हुआ था दोस्तों कि ये जो ग्रुप था, जो कांग्रेस का ग्रुप था, ये 2 भागों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल। ठीक, गरम दल के जो तिगड़ी आपने सुनी हुई, लाल बाल पाल ना, लाला लाजपत राय है ना, बाल गंगाधर तिलक,
और बिपिन चंद्रपाल, ये इनकी तिगड़ी थी गरम दल के, ठीक। और नरम दल में आपको पता है कि महात्मा गांधी जैसे लोग रहते थे, ठीक। और ये मतभेद इतना बढ़ गया कि दोस्तों जब 1907 का जो अधिवेशन था, 1907 का सूरत का अधिवेशन, ठीक, 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल में। कब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि किस बैठक में, किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों, 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में बटे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1907 सूरत अधिवेशन से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? चिदम्बरम पिल्लई, राजगोपालाचारी, यक्के कामराज या फिर एनी बेसेंट दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। कहां से, साबरमती आश्रम से, ठीक। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च, देखिए डेट भी याद रखते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाली गई थी। कितने सहयोगी थे उनके, तो 78 लोगों के थे, ठीक, 78 सहयोगी थे। और कितने दिन बाद ये पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 को ये वहां पहुंच गए थे, लगभग कितने, 24 दिनों के बाद, ठीक। और फिर वहां पे क्या किया था, इन्होंने नमक बनाकर उसका कानून तोड़ा था, ठीक। तो याद रखेंगे। और इसमें क्या हुआ था कि तमिलनाडु में गांधीवादी नेता थे, कौन, सी राजगोपालाचारी, ठीक। तो उन्होंने भी ये इस यात्रा में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, जो पुरानी कछारी मिट्टी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि उसको क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी। जो देखिए पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा उपजाऊ कम होती है। और खादर क्या होती है, नवीन, ठीक। नवीन जो होती है उसको खादर बोलते हैं और पुरानी जो आती है उसको बांगर बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, शाहजहां ने, मुमताज महल बेगम ने, हाजी बेगम ने या नूरुन्निसा ने, ठीक। तो कौन थे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो 108 का क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। किसने, हाजी बेगम ने क्या किया था, अपने पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था। देखिए कौन, तो हाजी बेगम जो थी यानी कि हुमायूं की बेगम, ठीक। तो इन्होंने, हुमायूं की बेगम जो थी, उन्होंने क्या किया था कि हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया था। कहां पर, दिल्ली में। आपने देखा होगा हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में, जिसमें पहली बार जब आपके अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे बराक ओबामा, तो वहीं पर गए थे, ठीक। हुमायूं का मकबरा, ठीक। इसका जो निर्माण था 1564 में करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, 1564 में करवाया गया था दोस्तों। और इसके जो वास्तुकार थे ईरान से मंगाए गए थे। ईरान के कौन थे, मीरक मिर्जा गियास, ठीक। मीरक मिर्जा गियास, तो याद रख लेंगे, मीरक मिर्जा गियास क्या थे, जो हुमायूं का मकबरा बनाया गया था उसके वास्तुकार थे, ठीक। उसको उन्हीं ने बनाया था दोस्तों, ठीक। और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक। सफेद संगमरमर से द्वारा निर्मित गुंबद वाला ये पहला भारत का प्रथम मकबरा, ठीक। क्वेश्चन आएगा कि सफेद संगमरमर से निर्मित गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है, तो यही है दोस्तों, ठीक। कौन सा है, हुमायूं का मकबरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर। देखिए सबसे पूर्वी कौन सा है दोस्तों? इस तरफ जब हम आते हैं तो इस तरफ कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर, ठीक है। जिसको हम पहले क्या, देखिए इसका नाम क्या है? ईटानगर, ठीक। अब जब सबसे इधर आते हैं, सबसे किस तरफ आते हैं? पश्चिम की तरफ, तो आपको गुजरात मिलता है, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 मई 1960 को, ठीक। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो 20 फरवरी, ठीक,
20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी राज्य जो हमारा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है दोस्तों, और सबसे उत्तरी कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितने वर्षों का सूर्य को समय लगता है दोस्तों, तो आपको बता दें 25 करोड़ वर्षों का। ठीक, 25 करोड़ वर्षों का समय लगता है। अगला है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आग्नेय जो चट्टानें होती है दोस्तों उनके लिए सत्य है दोस्तों, तो हमारा कौन सा है, तो सी नंबर बिल्कुल सत्य। ये क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं। ठीक दोस्तों, ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं दोस्तों, कौन सी आग्नेय चट्टानें। ठीक, चलिए दिए गए विकल्पों में से किस दशक में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर थी हमारे पॉपुलेशन की, वो सबसे ज्यादा कब थी, वृद्धि दर कब थी दोस्तों, आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1961 से 1971 के बीच। ठीक, 1961 से 1971 के बीच कितनी थी, 24.80%। कितनी थी, 24.80% क्या थी, जनसंख्या वृद्धि दर थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, या आपातकाल की घोषणा करे, या अध्यादेश को जारी करे दोस्तों। तो कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता दोस्तों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। बाकी क्षमादान आपको पता है कि अगर मौत की भी सजा सुना दी जाती है, फांसी की भी सजा सुना दी जाती है, तब भी उस पर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और आपातकाल की घोषणा वो कर सकता है 352 से, है ना, 308 तक होता है, आपको पता होगा दोस्तों। अध्यादेश भी जारी कर सकता है 123 के अध्याय द्वारा। ठीक, आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, और जो 132 के तहत देखिए, 132 के तहत क्या होगा, 213 के तहत ना, तो वो राज्यपाल करेगा। ठीक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो ये चीज याद रखना है, 132 के तहत 123 के तहत क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 2011 के बीच, ठीक, दशक में भारत की जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि रही है। ठीक, तो कौन सी रही है दोस्तों, ये बताना है, कितनी रही है। ठीक, तो कितनी रही है दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी नंबर, 17.64%। कितना हो जाएगा, 17.64%। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कितने % वोट ना मिले हो, मतलब कितने वोट ना मिले, जमानत कहते हैं जमानत जब्त हो गई दोस्तों, तो कितनी, वैध मतों का 1/3, या वैध मतों का 1/4, या वैध मतों का 1/5, या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें कितना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो वैध मतों का 1/6 होना चाहिए। कितना, वैध मतों का 1/6 होना चाहिए दोस्तों, कम से कम, नहीं तो ये क्या होगा, जमानत आपकी जब्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, 1/6 होनी चाहिए। जैसे कि 7 वोट पड़े, 7 में से आपको 1 वोट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सही निकाल दे, मान लिया कि 10 वोट पड़े हैं, 10 में से 3 तो खराब ही हो गए। ठीक, अब 7 सही हुए तो 7 में से 1 वोट आपको मिलना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें आपके लिए नॉलेज वाला है। ठीक, चलिए अगला है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं तो दोस्तों उत्तरदायी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल लोकसभा के प्रति, है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। ये हमने कई बार क्वेश्चन किया, और ये आपके यूपीएसआई का भी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान था तब आपको वोट देने का अधिकार 21 साल बाद होता था। ठीक दोस्तों, अब 18 साल है, आपको पता भी है। ठीक है, तो ये किस संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों, तो किसके 73वें, 62वें, 71वें या फिर 61वें, तो आपको बता दें 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। कब, 1989 के द्वारा किया गया, कि पहले 21 साल जो एज होती थी वोट डालने की, वो अब 18 कर दी गई दोस्तों। और देखिए इसके तहत कहाँ संशोधन किया गया, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, किस आर्टिकल में संशोधन किया गया दोस्तों, तो आपको बता दें 326 में। ठीक, 326 में संशोधन करके एज को बदल दिया गया दोस्तों। ठीक, तो अब आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची की संबंध किससे दोस्तों, तो दरबदल विरोधी कानून से। ठीक, दरबदल विरोधी कानून से दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों। चलिए देखिए, जो मूल संविधान था उसमें केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी, ये बाद में जोड़ी गई दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे, अब टोटल 12 हैं, तो 4 जो सूची थी वो बाद में जोड़ी गई दोस्तों।
अगला है अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अन्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक, गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता क्या होता है, यही अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वो किसमें हुआ दोस्तों। ये देखिए संविधान में, पूरे संविधान में अगर हम बात करें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो केवल और केवल एक बार हुआ, और किस अनुच्छेद में हुआ दोस्तों, ये आपके लिए मायने रखता है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया, तो किसमें किया गया है, केवल और केवल 352 में। ठीक, जो आपातकाल से संबंधित। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे किसमें किया गया है, 352 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन। ठीक, तो डायनेमो क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। अगला है 123 नंबर, आकाश नीला लगता है क्यों आकाश नीला दिखता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है, या फिर लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, या नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, या वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्यों को लघु तरंग दैर्ध्यों की अपेक्षा अधिक अवशेषित कर लेता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों 130 का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा कि नीला रंग अल्प तरंग दैर्ध्य होने के कारण दीर्घ तरंग दैर्ध्यों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश में बिखर जाता है, जिसके चलते क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कौन जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो आपको बता दें अल्फा किरणें भी, बीटा किरणें भी, गामा किरणें भी। तो मतलब क्या, सभी किरणें क्या होती हैं, रेडियोधर्मी क्या उत्सर्जन करती हैं दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों, क्या होती हैं, सभी किरणें। ठीक, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती हैं दोस्तों, अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की किरणें करती हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती है दोस्तों, ये आपको बताना है कि पीतल किससे मिलकर बनता है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबा व जस्ता से। देखिए तांबा कितने परसेंट होता है, जस्ता कितने परसेंट होता है, वो हम बताते हैं। देखिए तांबा कितना होता है, 70%। ठीक, तांबा कितना होता है, 70% तांबा होता है, और जो बचा हुआ परसेंट होगा 30% का होता है, जस्ता होता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा दोस्तों, यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर प्रणाब, है ना। तो कौन सा सबसे जीवित वृक्ष है, सबसे बड़ा, ठीक, सबसे लंबा, तो हमारा कौन सा जाएगा, यूकेलिप्टस, जिसको आप लोग सफेदा के नाम से जानते हैं। यूकेलिप्टस जो है इसको हम सफेदा भी बोलते हैं। ये सबसे लंबा वृक्ष है और आवृत बीजी वृक्ष है। ठीक, आवृत बीजी वृक्ष है दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे। देखिए ये इसे हम बोलते क्या है, तो आतंकवादी वृक्ष बोलते हैं। ठीक, पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको लगाना सबसे गलत होता है। ठीक, और देखिए संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। ठीक, संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है दोस्तों, वो आपका सिकोया है दोस्तों। तो यूकेलिप्टस का सबसे लंबा है, ठीक, और सबसे बड़ा। ठीक, तो ये चीजें याद रख लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो सिकोया और आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर अपने देश में कहा है तो यूकेलिप्टस सबसे लंबा है। ठीक, चलिए अगला, भ्रूण किससे बनता है। तो भ्रूण किससे बनता है, फल से, फूल से, बीज से या फिर कली से। तो किससे बनता है दोस्तों, भ्रूण किससे बनता है, आपको पता होना चाहिए किससे बन जाता है दोस्तों। ये किससे बनता है, हमारा बीज से। किससे बनता है, बीज से क्या बनता है दोस्तों, आपका भ्रूण बन जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, देखिए इसका सबसे, एक मिनट सॉरी, 126 का हमारा कौन सा होगा, सिकोया सबसे लंबा वृक्ष होगा। ठीक है, सॉरी, सिकोया सबसे लंबा वृक्ष होगा। और यूकेलिप्टस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या है आपका सफेदा। ठीक, जिसको सफेदा बोलते हैं गांव में, वो है। ठीक है, यूकेलिप्ट जो सिकोया है सबसे बड़ा वृक्ष है। ठीक, सबसे लंबा वृक्ष है। ठीक, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका। अब 128वां नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 128 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी नंबर। किसमें, क्लोरोप्लास्ट जिसमें होता है उसी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, पॉली हाउस का प्रयोग क्या था। तो पॉली हाउस का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, पौधों को उगाने के लिए, या फिर अनाज के भंडारण के लिए, या फिर अगला सब्जियों के भंडारण के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको किसके लिए करते हैं, सब्जियों के भंडारण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। तो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होना चाहिए कौन है, कुरियन वर्गीज, है ना, वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे, इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन जी। ठीक, वर्गीज कुरियन जी क्या हैं, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा,
कि गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है। जो गुलाबी कीड़ा होता है वो किस फसल का शत्रु होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसका होता है, कपास का। और कपास के लिए हमें कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 132 नंबर का कहता है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार मतलब एक दूसरे को पहचान के वो एक तरीके से चला करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है मधुमक्खियों का, गंध से, दृष्टि से, या नर्तन से, या स्पर्श से दोस्तों। तो किससे पहचानते हैं दोस्तों, तो नर्तन से। देखिए नाचा करते हैं, ठीक, पंखे फड़फड़ाया करते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा सी नंबर। अगला है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाला बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर। ठीक, चलिए ये क्या है आपका, सत्य नहीं है, यही क्या है, गलत है हमारा। बाकी ये तीनों क्या है, सत्य हैं। चलिए अगला है कि नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, एन ई बोरलॉग कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि आपको क्या पता है कि ये हरित क्रांति के विश्व स्तर के जन्मदाता हैं। ठीक, विश्व स्तर के हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, और अपने यहाँ भारतीय कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। याद रखेंगे, को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला दोस्तों, शांति, अर्थशास्त्र, शारीरिक क्रिया एवं दवाएं, या फिर कृषि के क्षेत्र में दोस्तों। तो आपको बता दें एकमात्र लोग हैं, एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्हें कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैसे कृषि के लिए उल्लेख नहीं है, मगर इन्हें दिया गया दोस्तों, कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको, नॉर्मन ई बोरलॉग को, इनके बहुत ही अच्छे योगदान के लिए दोस्तों। अगला है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कर जाएगा निचली पत्तियों में। किसमें, निचली पत्तियों में दोस्तों। चलिए अगला, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो कहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा संसार का स्टेडियम अवस्थित है, तो कहाँ पे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कर जाएगा हमारा चेकोस्लोवाकिया। ठीक, चेकोस्लोवाकिया में क्या है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाएगा दोस्तों। अगर आपको पता है इसका हमें ऑप्शंस में कमेंट जरूर कर देना। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है पहाड़ी मृदाएं साधारणतया होती हैं, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, फिर लवड़ी होती है दोस्तों। तो क्या होती है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या होती है, अम्लीय होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व होता है दोस्तों। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन होता है डायटम। ठीक, किसके द्वारा, डायटम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती दोस्तों। देखिए इसका आंसर आपको बताना दोस्तों, ये हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमने 38 क्वेश्चन यहाँ तक करवा दिए हैं। 100 से हमने शुरू किए थे, 138 तक आ गए हैं। तो 38 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो हमें बता देना, और इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें बता दोगे। ठीक है, तो 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। देखिए दोस्तों, और एक चीज़ हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्लास से। जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएंगी जेल वार्डन संबंधित। ठीक है, यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेट मिल जाएंगे, और यहाँ पर जेल वार्डन की प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। हिंदी टेस्ट सीरीज यहाँ पर, और यूपीएसआई प्रीवियस पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने संपूर्ण हिंदी के नाम से बैच चलाई है। ठीक, वो आपको इसी तरह से मिल जाएगी। यहीं पे जाएंगे आप नीचे, सबसे नीचे, या फिर आप कहीं पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।